मैं AK मेहता। आज यूएनओ के संबंध में जल्दी से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी जल्दी टॉपिक रिवीजन कर लेते हैं। पीजीटी का एग्जाम और जल्दी ही होने वाला है, 15 को मेरे ख्याल से पेपर है। ठीक है, तो यूएनओ के संबंध में, यूएनओ और से संबंधित संस्थाओं के संबंध में जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सारे टॉपिक अब रिवीजन के रूप में है। क्लियर? तो चलिए, पहला क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ और संबंधित संगठन क्षेत्र। टॉपिक हमारा है यूएनओ और साथ ही अन्य रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। अच्छा, यूएनओ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन चुने। ध्यान रखेंगे, 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और 1945 में यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, और इन दोनों का उद्देश्य जो था वैश्विक शांति स्थापित करना था। इन दोनों का उद्देश्य वैश्विक शांति स्थापित करना। इस संबंध में कई विचारकों ने अपने अपने योगदान दिए, और उसमें अटलांटिक घोषणा पत्र मैंने आप लोग को बताया था। अटलांटिक घोषणा पत्र यूएनओ के निर्माण से ही जुड़ा हुआ था। ठीक है, और उस घोषणा पत्र को द्वितीय सभा में उसको दूसरा आप इसको कह सकते हैं कि घोषणा पत्र को शामिल किया गया। अटलांटिक घोषणा पत्र को यूएनओ के घोषणा पत्र में शामिल भी किया गया है। चलिए, यूएनओ के संबंध में करा असत्य कथन चुने। इसका प्रमुख उद्देश्य वैश्विक शांति की स्थापना करना है। सत्य को है अहस्तक्षेप की नीति के तहत आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यह भी सत्य है। इसका मतलब है कि यूएनओ किसी अन्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, परंतु मानवाधिकार के उल्लंघन होने पर, यदि यूएनओ को लगता है या उसकी संस्थाओं को लगता है, तो मानवाधिकार के उल्लंघन होने पर यूएनओ हस्तक्षेप भी करता है। चाहे यूरोपियन कंट्री चाहे अफ्रीकन कंट्री में देखिएगा यूएनओ का बार बार हस्तक्षेप। क्लियर? तो यूएनओ हस्तक्षेप भी करता है, खास करके मानवाधिकार के संगठन में, मानवाधिकार के संबंध में। ठीक है, इसका विचार यथार्थवादी और अव्यवहारिक नहीं, इसका विचार आदर्शवादी स्वरूप का है, आदर्शवादी स्वरूप का है और अव्यवहारिक दिखता है। इसीलिए तो जो उसके द्वितीय जो ये रहे हैं महासचिव, उन्होंने एक हैमरसोल्ड उन्होंने कहा था कि यूएनओ का निर्माण पृथ्वी पर स्वर्ग बनाने के लिए नहीं किया गया है, बल्कि पृथ्वी को नरक से बचाने के लिए किया गया है। और चर्चिल ने तो महासभा के संबंध में कहा कि तलवार लड़ाने से अच्छी है कि जवान लड़ाई जाए। यूएनओ का निर्माण महाशक्तिशाली देशों ने किया, जिसमें उस समय मित्र राष्ट्र समूह थे, चाहे वो ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, स्टालिन हो उस समय, यूएसएसआर का, इन सब लोगों ने किया। और इन्हीं लोगों ने अपने अपने नियंत्रण भी, यूएनओ पर नियंत्रण भी बनाए रखा। ठीक है, तो यह यथार्थवादी नहीं दिखता, आदर्शवादी स्वरूप का है और अव्यवहारिक है। यह वैश्विक शांति की तो बात करता है, लेकिन स्वयं वैश्विक शांति स्थापित नहीं कर पाया। आज भी, आजकल देख रहे हैं इजराइल हमास समस्या, उसके पहले आप देख रहे थे और अभी भी चल रहा है रूस यूक्रेन संकट। दुनिया के यूरोप का अधिकतर देश अपने आंतरिक समस्याओं से प्रभावित है, और अधिकतर देशों पर आज भी यूरोप में फ्रांसीसी कॉलोनियलिज्म स्थापित है। याद कीजिएगा, और हाल ही में चाड हो, नाइजर क्षेत्रों से फ्रांसीसी सैनिकों को बाहर भगाया गया। क्लियर? तो ये सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा में किसका योगदान है? सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा में किसका योगदान है? देखिए, यूएनओ की कई संस्थाएं हैं। यूएनएससी है, सुरक्षा सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा परिषद है, आपका आईसीजे है, आपका कई प्रकार के संस्था हैं। ठीक है, उनमें से यदि वैश्विक शांति की बात करेगा, सामूहिक सुरक्षा की बात करेगा, तो उसमें यूएनएससी का योगदान है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ही वैश्विक सामूहिक सुरक्षा को स्थापित करने का कार्य करता है। और आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन एजेंसी, वह अपनी रिपोर्ट यूएनएससी को ही देती है, जिसमें टोटल 15 सदस्य रहते हैं, 5 अस्थाई
और 5 अस्थाई। आपने पढ़ा होगा सुरक्षा परिषद के 5 अस्थाई सदस्य। तो 5 अस्थाई सदस्यों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं। अब प्रत्येक बाकी जो 10 अस्थाई सदस्य वो प्रत्येक 2 वर्षों में बदलते रहते हैं। क्लियर। तो सुरक्षा परिषद के कहे का क्वेश्चंस कह रहा है कि सुरक्षा परिषद की स्थापना में किसका योगदान प्रभावित है? सामूहिक सुरक्षा की स्थापना में, सामूहिक सुरक्षा की स्थापना में किसका योगदान प्रभावी है? तो सुरक्षा परिषद का, यूएनएससी का योगदान प्रभावी है। महासभा चर्चा का विषय, यहाँ प्रत्येक वर्ष चर्चा होता है महासभा। और सबसे अधिक दिखने वाला चेहरा जो है वह महासचिव है अभी वर्तमान में, गुटारेस, एंटोनी गुटारेस। एंटोनी गुटारेस जो हैं वह अभी इसके महासचिव बने हुए हैं। ठीक है। यूएनओ की, अगला क्वेश्चन आते हैं 883 में, यूएनओ की संरचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन चुने। यूएनओ की संरचना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन चुने। इसमें 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य है। बात सही है, 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य है। और प्रत्येक अस्थाई सदस्य जो होता है ये प्रत्येक 2 वर्ष में बदलता रहता है। अच्छा, 5 अस्थाई सदस्यों को 5 अस्थाई सदस्यों को वीटो का अधिकार है। 5 अस्थाई सदस्यों को वीटो का अधिकार है और 10 अस्थाई सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है। ये प्रत्येक 2 वर्ष में बदलता रहता है। यही तो कारण है कि भारत चाहता है कि वो अस्थाई सदस्य बने और उसको वीटो का अधिकार भी दिया जाए। वीटो को हिंदी में निषेधाधिकार कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, वीटो का अर्थ ये होता है कि यदि पांचों, इसका मतलब कि ऐसी शक्ति कि यदि किसी भी प्रस्ताव पर अगर इस अधिकार का प्रयोग कर लिया जाए तो वह प्रस्ताव ही समाप्त हो जाता है। मान लेते हैं कि कोई प्रस्ताव, जैसे अभी आप सुने हुए इजराइल के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया, ठीक है, और उस प्रस्ताव पर चाइना है, रूस है, ब्रिटेन या फ्रांस, ये चारों समर्थन में है, और मान लेते कोई एक राष्ट्र अमेरिका ने समर्थन नहीं किया तो वह प्रस्ताव खारिज माना जाएगा। अर्थात किसी भी प्रस्ताव को पारित कराने के लिए पांचों सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 5 ही को विशेषाधिकार है, निषेधाधिकार है। लेकिन कोई भी प्रस्ताव लाने और पारित कराने के लिए कम से कम 9 सदस्य चाहिए। कम से कम 9 सदस्य चाहिए प्रस्ताव पारित कराने के लिए, जिसमें 5 अस्थाई का होगा और 4 अस्थाई का होगा। 5 अस्थाई का होगा और 4, अगर ये पांचों में से कोई भी एक प्रस्ताव के खिलाफ, अगर ये प्रस्ताव के खिलाफ भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यदि ये 5 में से कोई एक प्रस्ताव के खिलाफ चला जाएगा ना तो प्रस्ताव ही गिर जाएगा। इसलिए 5 अस्थाई और 10 अस्थाई सदस्य हो। अस्थाई सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। अभी मैंने चर्चा किया, प्रत्येक वर्ष नहीं, प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। और सुरक्षा परिषद में 5 अस्थाई सदस्यों को निषेधाधिकार, निषेधाधिकार का मतलब वीटो का अधिकार प्राप्त है। तो कह रहा है कौन सा कथन सत्य है? तो पहला सत्य है और तीसरा सत्य है बंधु। तो 1 और 3 सत्य है, यानी आंसर सी हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। अस्थाई सदस्य 2 वर्ष के लिए बनते हैं, 1 वर्ष के लिए नहीं बनते। सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित कराने हेतु, सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित कराने तो कितने सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है? तो मैंने अभी कहा ना कि टोटल अगर 15 सदस्य हैं, यानी कि 5 अब प्लस 10 है तो 5 तो चाहिए ही चाहिए, और कम से कम इससे 4 चाहिए। तब 5 और 4 9, 9 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है। क्लियर। एजेंडा ऑफ पीस, यानी कि शांति का एजेंडा का अर्थ क्या है? 3 शब्दावली इंपॉर्टेंट है, कीपिंग, मेकिंग, बिल्डिंग। कीपिंग, मेकिंग, बिल्डिंग, ये चारों ध्यान रखिएगा, 3 ही शब्दावली है। पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग। तो का अर्थ है पीस कीपिंग, पीस बिल्डिंग और पीस मेकिंग। पीस इन्फोर्समेंट नहीं है। तो अगर कह रहा का अर्थ है पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा? तो सिर्फ 1 2 और 3, आंसर क्या हो जाएगा? 1 1 2 और 3। क्लियर। अच्छा, अब कह रहा है कि अगला ही क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पीस कीपिंग का मतलब क्या होता है, पीस बिल्डिंग का मतलब क्या होता है, पीस मेकिंग का मतलब क्या होता है? पीस कीपिंग, इसमें लड़ने वाले पक्षों को अलग किया जाता है। क्लियर।
पीस मेकिंग विवाद का शांतिपूर्ण समाधान किया जाता है। और पीस बिल्डिंग सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाता है, सुधार किया जाता है। पीस बिल्डिंग यानी कि समस्याओं का निराकरण, जड़ से समस्याओं का समाप्त करना, तो सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सुलझाना। पीस मेकिंग, पीस मेकिंग का मतलब होता है विवाद का शांतिपूर्ण समाधान खोजना। और पीस कीपिंग का मतलब जो अगर दो पक्षों के बीच लड़ाई हो तो उस लड़ाई को अलग करना, पक्षों को अलग करना। ठीक है, ये तीनों कथन सत्य है बंधु, ये तीनों कथन सत्य है, इसलिए आंसर डी है, एक से अधिक है। तो कभी कभी आपसे पूछ लेगा ये, यूएनएससी का सदस्य बनने हेतु भारत के लिए कौन सा दावा उचित जान पड़ता है? यूएनएससी का सदस्य बनने हेतु भारत के लिए कौन सा दावा उचित जान पड़ता है? विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है, बात सही है। विश्व की बड़ी आर्थिक तथा सैन्य शक्ति है, ये भी सही है। क्षेत्रीय आधार पर एशिया की सीटों पर भारत प्रबल दावेदार है, ये भी सही है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, अब तो चौथी बन रहा है। ठीक है, पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था, अब तो ये भारत सरकार का कहना है कि हम जल्दी ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पार कर लेंगे, यानी कि हम तीसरी बड़ी महाशक्ति बन जाएंगे आर्थिक रूप से। तीसरा, आपका छठा सुपर आपका अमेरिका, रूस, चीन के बाद सबसे बड़ा सुपर पावर के रूप में सैन्य रूप से भारत ही है। और भारत का कभी भुगतान संतुलन के संबंध में कभी भी ऐसा इसका रिकॉर्ड खराब नहीं रहा। और भारत हमेशा शांति के मार्ग पर चला है, इसने कभी दूसरे देश पर हमला नहीं किया जमीन हथियाने को लेकर के। ठीक है, तो भारत का इस संबंध में रिकॉर्ड बहुत बेहतर रहा है। यही कारण है कि कौन सा दावा उचित, तो ये तो तीनों दावा है ही, इसके अतिरिक्त भी अन्य दावा दिखाई देता है, इसके अतिरिक्त भी अन्य दावा दिखाई देता है कि यह हमेशा शांति को प्रमुखता देता है, शांति को प्रमुखता देता है। इसने स्वयं निशस्त्रीकरण को बढ़ावा दिया है, निशस्त्रीकरण को भी बढ़ावा दिया है। तो यह आज तक ये भारत के पक्ष में ये जाता है। साथ साथ एशिया में यदि संतुलन स्थापित करना है, संतुलन स्थापित करना है तो भारत को देना ही पड़ेगा। तो इसलिए एशिया वाला सीट पर भी भारत का अधिकार बनता है। हालांकि जापान भी कह रहा है कि मेरा भी अधिकार है, लेकिन जापान जो है इस मामले में ना तो सैन्य पावर है, जापान इतना बड़ा सैन्य पावर नहीं है। जापान के हाल ही में तो रक्षा विभाग जापान में बना है। क्लियर, तो ये तीनों कथन सत्य है बंधु, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, एक से अधिक यानी डी। यूएनओ की संस्था के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आईएईए, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा, इंटरनेशनल एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी अपनी आईएईए रिपोर्ट अपनी यूएनएससी को देता है। यही एकमात्र संस्था है जो यूएनएससी को अपनी रिपोर्ट देता है। बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं सब सामाजिक आर्थिक परिषद को रिपोर्ट देती है। यूएनईपी इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना है, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य सतत विकास को बढ़ावा देना है। और यही सतत विकास की अवधारणा 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में आया था। यूएनडीपी का मूल उद्देश्य गरीबी निवारण करना है, ये भी सत्य है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और आईए को छोड़कर सभी एजेंसी अपनी रिपोर्ट सामाजिक आर्थिक परिषद को देता है, अभी मैंने कहा, इसलिए चारों कथन सत्य है। क्लियर, और यही यूएनईपी पर्यावरण संरक्षण के रूप में कार्य करता है, पर्यावरण संरक्षण के रूप में यूएनईपी कार्य करता है, जिसको समर्थन देने के लिए यूएनएफसीसीसी बना। और आईपीसीसी ये अपना समर्थन देता है। ये दोनों संस्था यूएनईपी के ही घटक है। क्लियर, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर ऑलरेडी 1 2 3 4 हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्य, सतत विकास लक्ष्य, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस को। सतत विकास लक्ष्य से संबंधित कथन है, यानी कि एसडीजी से संबंधित कथन है। अच्छा, एसडीजी की अवधारणा इसके पूर्व में एमडीजी था, ध्यान रखिएगा, इसके पूर्व में एमडीजी था। एसडीजी की अवधारणा 2012 में आई, जिसको रियो +20 सम्मेलन कहते हैं। एसडीजी की अवधारणा 2012 में आई, जिसको रियो +20 सम्मेलन कहते हैं, और पेरिस समझौते के तहत लागू हुआ।
पेरिस समझौते के तहत इसको लागू किया गया और इसका जो लक्ष्य रखा गया वह 2030 तक लक्ष्य रखा गया। ठीक है। इसके तहत 17 आयाम तय किए गए। इसके तहत 17 आयाम तय किए गए। तो पहला तो सत्य है। अच्छा, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लागू किया गया? नहीं, यह 2015 के पृथ्वी सम्मेलन। अगर यही कहता सतत विकास तब अलग होता, यहाँ कह रहा सतत विकास लक्ष्य, तो बी नहीं होगा, ए होगा। इसमें एक और देख लेते हैं कुछ इसमें ऑप्शन में। ठीक है, इसके कुल 10 आयाम है? नहीं, कुल 17 आयाम है। अभी कितना मैंने कहा? कुल 17 आयाम है। तो क्वेश्चन क्या था, कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य क्या था? तो इसका 2030 तक लक्ष्य रखा हुआ था। इसको लागू किया रियो 20 सम्मेलन में। ये आया, अवधारणा आई, लागू हुआ पेरिस समझौते के तहत। इसमें टोटल 17 आयाम है। बीपीएससी मेंस में 16वें आयाम से क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करते हुए असत्य कथन चुने। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 15 है। इनका निर्वाचन 9 वर्ष के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए नहीं होता। इसका मुख्य उद्देश्य होता है दो राष्ट्रों के बीच में यदि कोई विवाद हो, राष्ट्रों के बीच यदि कोई विवाद हो, यदि विवाद हो, या सैन्य संबंधी सैनिकों के संबंध में विवाद हो, सैनिकों के संबंध में विवाद हो। आपने याद होगा कि जब एक देश के सैनिकों यानी जेनेवा समझौते का उल्लंघन कोई राष्ट्र करता हो, या दो राष्ट्रों के बीच में समस्या हो, पानी विवाद हो या अन्य सीमा, तो उसको कोर्ट ऑफ जस्टिस के माध्यम से ही तय किया जाएगा। इसलिए सरबजीत वाला जो मुद्दा था, कुलदीप वाली जो मुद्दा था, सरबजीत वाला नहीं, कुलदीप वाला जो मुद्दा था, वह गया था आईसीजे में। और हाल ही में जब कतर ने है जो 8 नौसैनिक अधिकारियों को फांसी देने की बात आई, तो कहा गया कि नहीं, भारत को आईसीजे में जाना चाहिए। क्लियर? हालांकि भारत ने इतना दबाव बना दिया कि भारतीय राजदूतों को ये 8 सैनिकों से मिलने की अनुमति भी देना पड़ा है। और जहां तक उम्मीद है कि उसकी फांसी टल भी जाएगी, इतना दबाव बनाया अमेरिका के माध्यम से भारत ने। क्लियर? तो इसीलिए जब यह वैश्विक शांति स्थापित करने नहीं किया, वैश्विक शांति यदि पूछेगा तो यूएनओ हो जाएगा। क्लियर? समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन यूएनओ की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा कथन यूएनओ की वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित करता है? या राज्यों पर निर्भर। अच्छा, यूएनओ का निर्माण कई देशों ने मिलकर के बनाया है। राज्य का मतलब मैं देश की बात कर रहा हूं। कई देशों ने मिलकर के बनाया है, जिसमें आपका अमेरिका, जिसमें आपका ब्रिटेन, और जिसमें आपका ये यूएसएसआर का बड़ा योगदान था। अब बाद में फ्रांस और अन्य देशों ने मिलकर के बनाया था। चाइना तो बाद में शामिल हुआ, पहले तो भारत को ऑफर मिला था। तो यह राज्यों पर निर्भर है, इस पर महाशक्तियों का प्रभाव है। यह संप्रभु संगठन नहीं है। बात सही है, संप्रभु संगठन नहीं है। आज भी यूएनओ आर्थिक और सैनिक रूप से दूसरे देशों पर निर्भर है। यूएनओ कभी संप्रभु संगठन बन भी नहीं सकता है, क्योंकि जिसका निर्माण ही आपने कई लोगों ने मिलकर के किया हो, तो वह ऑलरेडी अपने आप में वह दूसरे पर ही निर्भर रहेगा। आज भी यूएनओ अपने आर्थिक और सैनिक रूप से दूसरे देशों पर ही निर्भर है। जब वो कर्ज दिया जाता है या पैसा सुविधा दिया जाता है यूएनओ को, जो भुगतान किया जाता है, उसी से वो यूएनओ अपना कार्य का संचालन करता है। क्लियर? तो यूएनओ जो है संप्रभु संगठन नहीं हो सकता। तो यह क्वेश्चन नहीं होगा। बाकी यह दोनों क्वेश्चन सत्य है बंधु, इसलिए आंसर डी है। चलिए, इनमें से उचित मिलान चुने। उचित मिलान चुनना है। यह वैश्विक मुद्दों पर बहस करता है। मैंने अभी समय महासभा के संबंध में, वही आम सभा है, यह वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करता है। सबके लिए स्वास्थ्य की बात डब्ल्यूएचओ द्वारा की जाती है, और मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए डब्ल्यूटीओ कार्य करता है। डब्ल्यूटीओ कार्य करता है। मैं फिर से बता दूं, 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 3 संस्थाएं बनी थी। समझौता के तहत 3 संस्थाएं बनी, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और गैट। ध्यान रखिएगा,
गैट, आईएमएफ कर्ज प्रदान करता है, लेकिन यह कर्ज तात्कालिक होता है, तात्कालिक जो भुगतान संतुलन को दूर करने का काम करता है। भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए जो कर्ज देता है वो आईएमएफ देता है। वर्ल्ड बैंक विकास कार्यों के लिए कर्ज देता है, विकास कार्य के लिए कर्ज देता है। और गैट जो था वह वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा दे रहा था, वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा दे रहा था। परंतु 1995 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया, 1995 में इसमें परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम इसमें वस्तुओं और सेवाओं, वस्तु तथा सेवाओं दोनों के प्रवाह को, दोनों के व्यापार को महत्ता दी गई और इसका नामकरण करके डब्ल्यूटीओ कर दिया गया। वही डब्ल्यूटीओ अभी आप सुन रहे हैं। और हाल ही में डब्ल्यूटीओ में कई सारे राष्ट्र गए थे और दोहा होता या कोई भी आप देखेंगे तो भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लेके गया था, लेकिन भारत हाल के दिनों में थोड़ा सा एग्रेसिव हो गया विदेश नीति में। ठीक है, तो डब्ल्यूटीओ के तो मुक्त व्यापार को बढ़ाने में, व्यापार पर नियंत्रण रखने के लिए डब्ल्यूटीओ का ही प्रयोग किया जाता है। तब पेटेंट जैसा मुद्दा सब डब्ल्यूटीओ के माध्यम से सुलझाया जाता है। तो इसका आंसर ऑलरेडी क्या हो जाएगा, तो तीनों सत्य है, तो तीनों सत्य है, तो उचित मिलान चुनना है। तो तीनों, इनमें से कौन सी संस्था यूएनओ के अंतर्गत शामिल नहीं है, कौन सी संस्था यूएनओ के, सचिवालय है बंधु, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, सामाजिक आर्थिक परिषद भी है और न्यासिता परिषद नहीं है, जुडिशियल ट्रस्टीशिप नहीं है। ठीक है, तो सामाजिक न्यायता परिषद नहीं है, तो 1 2 3 सत्य शामिल है, चौथा नहीं है, तो इसमें आंसर ऑलरेडी सिर्फ 4 हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है विश्व बैंक तथा उससे संबंधित, और मैंने कहा था कि विश्व बैंक की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत हुई थी, जिसका उद्देश्य ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत का उद्देश्य है कि विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए, विकास कार्यों के लिए कर्ज देता है, के लिए कर्ज देता है। ठीक है, विकास कार्यों के लिए, और ये इसके कई घटक हैं, आईडीए है, आईएफसी है, एमआईसीए है, आईबीआरडी है, ठीक है, आईसीएसआईडी है। इसे कई 4-5 संगठन से मिलकर के डब्ल्यू बैंक का निर्माण हुआ है, वर्ल्ड बैंक का निर्माण हुआ है। उसी संगठन में से पूछ रहा है कि यह क्या काम करता है, तो इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय विकास एसोसिएशन, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन किसको प्रदान करता है, गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है। सही है, इंटरनेशनल आईडीए गरीब देशों को ऋण प्रदान करता है। आईएफसी नीतियां निर्माण करता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कमिटी। आईबीआरडी भी ऋण प्रदान करता है। ठीक है, ये तीनों सत्य है बंधु, इसलिए यह है आईसीएसआईडी। आईसीएसआईडी निवेश को बढ़ाता है, निवेश संबंधी है। और एक है मीका, जो विवाद को दूर करता है, समस्याओं का समाधान करता है, विवाद को दूर करने का काम करता है। ठीक है, तो ये पांचों संगठन से भारत इसका सदस्य नहीं है, यह ट्रेनिंग देता है। ठीक है, निवेश संबंधी यह ट्रेनिंग देता है, भारत इसका सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है, अब इनमें से कौन सा संगठन आर्थिक संगठन नहीं है? अच्छा, एफएटीएफ आर्थिक संगठन है जो कहता है कि यह कहीं इसका आतंकवादी रूप इसका प्रयोग तो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए इसको आप सुने होंगे पाकिस्तान को उस कुछ दिन पहले तक ग्रे लिस्ट में रखा था, यानी कि उसको संदेह के घेरे में रखा गया था। और बाद में यही संगठन जब उसमें देखेगा कि इसका कहीं दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है, फाइनेंस का कहीं गलत तरीके से इसका प्रयोग तो नहीं किया जा रहा है, ठीक, आतंकवादी संगठनों को तो बढ़ावा नहीं दिया जा रहा, तो एफएटीएफ इसकी निगरानी रखता है। ठीक है, अंकटाड हमेशा आपको अंकटाड का रिपोर्ट भी आप देखेंगे, ये दोनों संगठन आर्थिक है। नाटो सैन्य संगठन है, नाटो सैन्य संगठन है, और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो करा कौन सा संगठन आर्थिक संगठन नहीं है, तो सिर्फ 3 और 4 आर्थिक संगठन नहीं है, तो आंसर ऑलरेडी बी है। ठीक है, चलिए बिम्स्टेक के संबंध में, अच्छा बिम्स्टेक के संबंध में जान लीजिए। बिम्स्टेक जो है ना, बिम्स्टेक जो है यह हिमालय और बंगाल की खाड़ी के बीच, बंगाल की खाड़ी के पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है, बंगाल की खाड़ी के पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है। अर्थात
ये जो हिमालय है और ये बंगाल की खाड़ी के पारिस्थितिक तंत्र को निरूपित करता है, जिसमें भूटान जो बंगाल से सटा हुआ है, ये हिमालय से सटा हुआ है, नेपाल नेपाल भारत, ये तीनों, ये दोनों से हिमालय से सटे हुए, भारत दोनों से सटा हुआ हिमालय और बंगाल की खाड़ी से बांग्लादेश, यह सार्क देशों का संगठन, यह सार्क है शामिल, ये टोटल सार्क, ये जो आप देख रहे हैं भूटान नेपाल बांग्लादेश और भारत, ये सार्क के सदस्य हैं। बाकी दो सदस्य इसके और हैं, ठीक है, वह आपका आ जाएगा म्यांमार और एक थाईलैंड, ठीक है। ये सभी इसके सदस्य हैं जो बंगाल की खाड़ी से सटे हुए हैं। तो क्वेश्चंस कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के देशों का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं, हिमालय और बंगाल की खाड़ी के देशों का प्रतिनिधित्व करता है। हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी के देशों से सटा हुआ है, ठीक है। हिमालय तथा बंगाल की खाड़ी के पारिस्थितिक व्यवस्था को प्रदर्शित करता है बिम्स्टेक। क्लियर। यह पांच दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया, पांच दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन है। पांच दक्षिण एशिया में आ गया कौन कौन? भारत, नेपाल, आपका श्रीलंका भी, भारत नेपाल श्रीलंका और भूटान, ठीक है, बांग्लादेश, और दो दक्षिण पूर्वी एशियाई जो आसियान के सदस्य हैं, म्यांमार और थाईलैंड, इससे भी जुड़ा हुआ है। यह सार्क तथा आसियान के मध्य सेतु के रूप में काम करता है। और मैंने कहा ना, यह सार्क के सदस्य भी हैं और आसियान के सदस्य देश भी इसमें शामिल हैं। यह दोनों के बीच में बिम्स्टेक जस्ट लाइक एज ए मीडिएटर, एक सेतु के रूप में काम करता है। और इसी दोनों के बीच में ध्यान रखिएगा, ये बीबीआईएन समझौता, बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता भी हुआ था बिम्स्टेक का, और इसी के बीच में एक ग्रुप भी बना था बीबीआईएन, भारत भूटान बांग्लादेश भूटान इंडिया और नेपाल के बीच बीबीआईएन समझौता भी हुआ था। और याद कीजिएगा कालादान समझौता, ठीक है, इसी के बीच में है, भारत और म्यांमार के बीच में कालादान समझौता भी है। और यह समझौता थाईलैंड तक विस्तारित होगा, जिसमें म्यांमार भी शामिल है। तो एक त्रिपक्षीय मार्ग बनाया जा रहा है, वो भी एक इंपॉर्टेंट है, वो बिम्स्टेक का ही है। तो सार्क के 5 सदस्य और आसियान के 2 सदस्य शामिल है। तो कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी के देशों का प्रतिनिधित्व करता है, नहीं, इसमें हिमालय के देशों का भी प्रतिनिधित्व शामिल है। तो कह रहा है कौन सा क्वेश्चन असत्य है? तो ए असत्य हो जाएगा बंधु,